1845 में 2 रॉयल नेवी के शिप इंग्लैंड से रवाना होते हैं ताकि आर्कटिक के जरिए एक रास्ता तलाश किया जा सके। ये अपने वक्त के सबसे जदीद टेक्नोलॉजी से लेस शिप हैं, लेकिन जब वो आर्कटिक के मुश्किल बर्फानी रास्तों में दाखिल होते हैं, दोनों शिप अचानक गायब हो जाते हैं। गायब होने से पहले कुछ यूरोपीय शिकारी उन्हें देख लेते हैं। फिर 4 साल बाद एक मकामी अनॉयड शख्स एक तलाश करने वाली टीम को बताता है कि उसने इन शिप के एक कैप्टन से मुलाकात की थी। अनॉयड शख्स बताता है कि कैप्टन ने नॉर्थ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उन्हें वापस जाना होगा, लेकिन वो चलने के काबिल नहीं थे। उसके बाद अनॉयड शख्स कहता है कि एक खौफनाक मॉन्स्टर जिसका नाम टोनबाक है, वो हर उस चीज को खा जाती है जिसके पैर हों, उनका पीछा कर रही थी। कैप्टन का तलाश करने वालों के लिए एक ही पैगाम था, आर्कटिक में कोई रास्ता नहीं है, वापस चले जाओ क्योंकि दोनों शिप तबाह हो चुकी हैं। अनॉयड शख्स कैप्टन की यूनिफॉर्म के बटन बतौर सबूत दिखाता है, लेकिन आखिरकार उन शिप्स के साथ क्या हुआ, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें 4 साल पीछे जाना होगा, जब ये शिप आर्कटिक में सफर कर रहे थे। ये 2 शिप थे। नंबर 1 HMS टेरर जिसका कैप्टन फ्रांसिस था। नंबर 2 HMS एरेबस जिसका कमांडर जॉन कर्रा था, जो इस मिशन का लीडर भी था। अगरचे कुछ नेविगेशन के मसाइल पेश आते हैं, लेकिन शिप आगे बढ़ रहे होते हैं। एक रात जॉन और उसके असिस्टेंट कमांडर जेम्स, जो कि एयरबस के फर्स्ट ऑफिसर था, फ्रांसिस के शिप टेरर पर रात के खाने के लिए आते हैं। खाने के दौरान एक आदमी अचानक खून की उल्टी करता है और बाकी सब उसकी हेल्प के लिए जाते हैं। अगली सुबह उसे वापस एयरबस ले जाया जाता है, लेकिन उसी दौरान दोपहर में बर्फ से टकराने की वजह से शिप को नुकसान पहुंचता है और एक आदमी नीचे गिरकर मर जाता है। रात होते ही वो बीमार आदमी की हालत बिगड़ने लगती है। वो कहता है कि वो एक साया देख रहा है जो किसी और को नजर नहीं आता। फिर वो अचानक मर जाता है। डॉक्टर हैरिस की खबर दूसरे डॉक्टर को देता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। अगले दिन एयरबस को मजीद मुश्किल पेश आती है, क्योंकि पिछली रात बर्फ से टकराने के बाद शिप का प्रोपेलर खराब हो चुका होता है। घबराहट का शिकार रॉकी को ये नुकसान देखने और मुरम्मत करने भेजा जाता है। जब वो बर्फीले पानी में उतरता है तो अचानक एक डूबे हुए मल्लाह यानी बोट चलाने वाले की लाश देख लेता है। खौफजदा होकर वो फौरन बाहर निकलने का इशारा देता है और पानी से निकल जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टरों ने मरने वाले मल्लाह का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया होता है, मगर मरने की कोई वजह मालूम नहीं हो सकी होती। अब जॉन फ्रांसिस और दीगर अफसरान को तलब करके इस मिशन को जारी रखने पर बहस करता है। एयरबस अब सिर्फ आधी ताकत पर चल सकता था और अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो सर्दियों में बर्फ में फंस सकते हैं। फ्रांसिस खबरदार करता है कि वो आम बर्फानी बहाव का सामना नहीं कर रहे, बल्कि खतरनाक बर्फानी मैदान में दाखिल हो चुके हैं और ये उसकी जिंदगी का सबसे सख्त आर्कटिक मौसम है। वो कहता है कि एयरबस के ईंधन को टेरर में मुंतकिल किया जाए ताकि कम से कम एक शिप महफूज रहे, मगर जॉन उसको मना कर देता है। जॉन को यकीन था कि वो दोनों शिप्स को बचा सकते हैं, इसलिए वो फैसला करता है कि टेरर आगे चलेगा और एयरबस पीछे पीछे। लेकिन जल्दी उनके शिप 6 दिनों तक बर्फ में फंस जाते हैं। स्टाफ को हर कोशिश करता है, मगर बर्फ इतनी सख्त होती है कि कोई भी तरीका कामयाब नहीं होता। जॉन आखिरकार मान लेता है कि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है और सख्त सर्दियों के लिए तैयारी करने का हुक्म देता है। 8 महीनों की सख्त सर्दियां गुजारने के बाद शिप के इंजन दोबारा काम के लिए तैयार किए जाते हैं ताकि जैसे ही बर्फ पिघलने लगे वो फिर से सफर शुरू कर सकें। अब जॉन 3 टीमों को बर्फानी मैदान में रवाना करता है ताकि देख सके कि कहीं से निकलने का रास्ता मुमकिन है या नहीं। हर टीम अपने साथ भारी कश्ती लेकर जाती है ताकि अगर पानी का रास्ता मिले तो कश्ती के जरिए सफर जारी रखा जा सके। 3 दिन के सफर के बाद एक टीम को एक पुरअसरार जगह नजर आती है। वो वहां एक पत्थरों का ढेर देखते हैं और उस जगह को करीब से देखने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो वापस अपनी कश्तियों के पास आते हैं, वो देखते हैं कि उनकी तमाम सप्लायर तबाह हो चुकी हैं। तबाही की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि ऐसा लगता है जैसे ये ना इंसानों ने किया है और ना ही रीछों ने। फिर उस रात एक भयानक तूफान आ जाता है और बर्फ पर कोई साया हरकत करता दिखाई देता है। ये देखकर टीम फौरन हथियार उठाती है और अंधेरे में किसी साए पर फायर कर देती है। जब वो करीब जाकर देखते हैं तो मालूम होता है कि उन्होंने एक आदमी को गोली मार दी है।
उसी लम्हे एक औरत नजर आती है और किसी नामालूम जबान में बात करने लगती है। अचानक मॉन्स्टर सफेद खाल वाला खौफनाक दरिंदा हमला कर देता है और ग्राहम को हलाक कर देता है। उसके बाद जख्मी अनॉइड आदमी को एयरबेस पर ले जाया जाता है, मगर वो मर जाता है। फिर हैरी रिपोर्ट करता है कि जहां ग्राहम गायब हुआ वहां बहुत बड़े पंजों के निशानात मिले हैं जो किसी आम जानवर के नहीं लगते। फ्रांसिस, जो अनॉइड जबान जानता है, उस औरत से बात करने की कोशिश करता है और वो उन्हें खबरदार करती है कि वो अगर जल्दी ना निकले तो सब के सब खत्म हो जाएंगे। अनॉइड औरत की वार्निंग के बावजूद जॉन एक बड़ा फैसला करता है। वो ग्राहम की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन बनाता है और ऐलान करता है कि वो उस मखलूक को पकड़कर मार डालेंगे जो उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। फ्रांसिस उस फैसले से इख्तलाफ करता है और कहता है कि उन्हें नॉर्थ की तरफ एक रेस्क्यू मिशन भेजना चाहिए ताकि हेल्प ली जा सके। अगर वो जल्दी रवाना ना हुए तो वो सब बर्फ में मर सकते हैं, मगर जॉन मना कर देता है। चंद दिन बाद जॉन मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए कुछ फौजों के साथ निकलता है, लेकिन ये शिकारी एक भयानक ख्वाब में बदल जाता है। यहाँ एक खतरनाक मोड़ आता है। जैसे ही वो बर्फ पर चल रहे होते हैं, अचानक मॉन्स्टर हमला कर देता है। ये देखकर फौजी घबरा जाते हैं और जॉन के साथ दौड़ लगा देते हैं। जॉन खौफ के मारे अकेले भागने लगता है, मगर मॉन्स्टर उसे पकड़कर घसीटते हुए एक बर्फानी गड्ढे में ले जाता है जहां पहले ही अनॉइड आदमी की लाश फेंकी जा चुकी थी। जब दूसरे लोग वहां पहुंचते हैं, उन्हें जॉन की सिर्फ एक टांग मिलती है और बर्फ में कदमों के निशानात जो बर्फ के नीचे गायब हो रहे होते हैं। जॉन की मौत के बाद फ्रांसिस को इस मिशन की कमान संभालना पड़ती है। फ्रांसिस फैसला करता है कि अब उन्हें बचाव मिशन पर जाना होगा, लेकिन वो खुद शिप पर रुकने का इरादा रखता है। उसके बजाय वो कुछ अफसरान को मिशन की क़यादत के लिए चुनता है। एक नई खौफनाक हकीकत सामने आती है कि फ्रांसिस के शिप पर एयरबेस पर डॉक्टर हैरी मलाहों की तस्वीरों का जायजा ले रहा होता है जिन्हें मॉन्स्टर ने मारा था। वो नोट करता है कि उनके जख्म किसी भी आम जानवर के पंजों के निशाना से मेल नहीं खाते। फिर अचानक एक चीख सुनाई देती है। फ्रांसिस और उसके आदमी डेक पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक सिपाही शदीद जख्मी पड़ा है और उसकी खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा छील दिया गया था। फिर स्टाफ सुनता है कि एक और मलाह गायब हो चुका है और उसकी चीखें दूर बर्फ में सुनाई दे रही होती हैं और वो बर्फ में डेड बॉडी ढूंढ लेती हैं। लेकिन जैसे ही वो डेड बॉडी वापस ले जाने लगते हैं, मॉन्स्टर दोबारा हमला कर देता है। एक और नौजवान मलाह हमले में मारा जाता है। इस सब के दौरान एक मलाह हिक्की देखता है कि अनॉइड औरत मॉन्स्टर के साथ कोई कांटेक्ट कर रही है और वो दो साथियों के साथ उसे पकड़कर शिप पर ले आता है। वो उस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो मॉन्स्टर के साथ मिलकर मारने की प्लानिंग कर रही है। हिक्की का कहना था कि ये मॉन्स्टर 3 गुना बड़ा है और रीड से भी बड़ा है, लेकिन फ्रांसिस, जो हर किसी के साथ इंसाफ करने की कोशिश करता है, हिक्की और उसके साथियों को जुर्म में कोड़े लगाने का सजा देता है। अगली सुबह इनॉइड औरत को इलाज के लिए एयरबस ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर हैरी उसकी मदद करने की कोशिश करता है। हैरी उसे खाने को देता है और उसे इनॉइड जबान सीखने की कोशिश करता है ताकि वो समझ सके कि वो औरत क्या कहना चाहती है। इनॉइड औरत आखिरकार कहती है ये मॉन्स्टर टोनबाग कहलाता है और ये एक शैतानी रूह है। वो बताती है कि ये किसी की खिदमत नहीं करती और ये अब आजाद हो चुकी है। जब फ्रांसिस उससे पूछता है कि इस मॉन्स्टर को कैसे मारा जा सकता है, वो जवाब देने से गुरेज करती है, जैसे कि वो खुद भी इस मॉन्स्टर से डरती हो। फ्रांसिस उसे धमकाता है कि अगर वो मदद नहीं करेगी तो उसे शिप से फेंक दिया जाएगा। इनॉइड औरत सुकून से जवाब देती है ये मॉन्स्टर तुम सबको मार देगा और तुम भी उसी के साथ मरने जा रहे हो। उसी रात अफसर थॉमस बर्फ पर मॉन्स्टर की हरकत का जायजा लेने जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। उसके पैर पर बड़े पंजे के जख्म आते हैं, मगर वो किसी तरह से उसे रोशनी में लाने में कामयाब हो जाता है। स्टाफ फायरिंग करके मॉन्स्टर को जख्मी कर देता है और वो बर्फ में गिर जाता है, लेकिन जब वो नीचे जाकर देखते हैं तो मॉन्स्टर कहीं नजर नहीं आता। बस खून के निशानात बर्फ में दूर जा रहे होते हैं। इसी अफरा तफरी में इनॉइड औरत गायब हो जाती है। जब वो थॉमस को वापस ले जाते हैं तो पता चलता है कि अगर उसकी जान बचानी है तो उसकी टांग काटना पड़ेगी। कुछ हफ्तों बाद फ्रांसिस खुद बीमार पड़ने लगता है। वो फैसला करता है कि शिप को लीड एडवर्ड करेगा और पूरे मिशन को लीड जेम्स करेगा। दूसरी तरफ इनॉइड औरत जो भाग चुकी थी एक मखसूस रस्म अदा करती है। वो अपनी जबान काट कर खुद को नए शिमन के तौर पर पेश करती है ताकि टोनबाग को काबू में रख सके। उसके बाद खुराक की शदीद कमी के बहस जेम्स शिप्स को छोड़कर पैदल सफर करने का प्लान बनाता है और कहता है कि अगर वो फौरन रवाना ना हुए तो सब के सब मारे जाएंगे। फ्रांसिस सबको जमा करता है और ऐलान करता है कि वो अब पैदल रवाना होंगे, मगर तभी एक बड़ी तबाही आ जाती है। डॉक्टर स्टीवन
اچانک ہوش کھو کر شراب گرا دیتا ہے اور خیمے کو آگ لگا دیتا ہے۔ خیمہ جلنے لگتا ہے اور بہت سے ملاح زندہ جل جاتے ہیں۔ صرف چند لوگ بمشکل باہر نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہاں سے کہانی نیا موڑ لے لیتی ہے۔ آگ کی تباہی کے بعد اسٹاف شدید صدمے میں ہوتا ہے۔ جو لوگ زندہ بچتے ہیں وہ اب جان چکے ہیں کہ خوراک پانی سب ختم ہونے کے قریب ہے۔ فرانسس اور اس کے آدمی شپ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور برفانی میدان میں سفر شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ملاحوں کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اگر برف پگھلے تو وہ شپ کو چلا سکیں۔ یہ سفر انتہائی مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس کھانے اور گرمائش کے ذرائع کم ہو جاتے ہیں۔ ہکی اور پہلے ہی سازش کر رہا تھا اپنی بغاوت کو عملی جامہ پہنانے لگتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ خوراک سب کے لیے کافی نہیں ہوگی، اس لیے وہ چند سپاہیوں اور ملاحوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ ہکی کی وحشیانہ فطرت کھل کر سامنے آتی ہے جب ایک لیفٹیننٹ کو قتل کر دیتا ہے۔ جب اس کا گروپ کچھ مقامی انوائٹ باشندوں کو دیکھتا ہے تو انہیں بھی مار دیتا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ خطرہ ہو سکتے ہیں۔ جب فرانسس کو ہکی کی سازش کا علم ہوتا ہے تو وہ بہت احتیاط سے اس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہکی کو گرفتار کر کے سزائے موت سنائی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ لٹکائے جانے والا ہوتا ہے اچانک ٹن باغ مونسٹر حملہ کر دیتا ہے۔ اسٹاف کے کئی افراد مارے جاتے ہیں اور ہکی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر ہیری کو قیدی بنا لیتا ہے کیونکہ وہ واحد زندہ بچنے والا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ فوجی مونسٹر پر توپ سے فائر کرتے ہیں مگر اسے زیادہ نقصان نہیں پہنچا پاتے۔ ہکی کے گروپ میں خوف بڑھنے لگتا ہے کیونکہ مونسٹر انہیں چن چن کر مار رہا تھا۔ ڈاکٹر ہیری آخرکار سمجھ جاتا ہے کہ بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ ہکی کے گروپ کو زہر دے۔ وہ اپنے جسم میں زہر بھر کر خود کو مرنے کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ اگلی صبح ہکی اور اس کے آدمی ڈاکٹر ہیری کا گوشت کھاتے ہیں اور آہستہ آہستہ زہر اثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرانسس جو قیدی تھا یاد کرتا ہے کہ ہیری نے اسے مشورہ دیا تھا کہ اگر حالات مجبور کر دیں تو صرف جلد کا سخت حصہ کھائے۔ فرانسس ہیری کے پاؤں کی کھال کھا کر خود کو بچا لیتا ہے جبکہ باقی سب زہر سے مرنے لگتے ہیں۔ ہکی جو موت کے قریب ہوتا ہے ایک آخری چال چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ٹن باغ کو قابو میں لانے کی کوشش کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے انوائٹ عورت نے کیا تھا۔ وہ اپنی زبان کاٹ کر مونسٹر کو پیش کر دیتا ہے تاکہ اس کا نیا شیمن بن سکے، لیکن مونسٹر اسے بے دردی سے ہکی کو چیر پھاڑ کر مار ڈالتا ہے۔ مگر اب مونسٹر کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ فرانسس دیکھتا ہے کہ زہر نے اپنا اثر دکھا دیا ہے اور مونسٹر آخرکار مر جاتا ہے۔ عورت جس کا نام بعد میں سلنا بتایا جاتا ہے وہ واپس آتی اور فرانسس کو ملبے کے درمیان زخمی حالت میں پاتی ہے۔ وہ اس کی زنجیروں کو کاٹ کر اسے آزاد کر دیتی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ انوائٹ قبیلے میں لے جاتی ہے جہاں وہ آہستہ آہستہ صحتیاب ہونے لگتا ہے۔ فرانسس جو ایک برطانوی نیوی کیپٹن تھا اب انوائٹ لوگوں کے درمیان رہنے لگتا ہے۔ وہ انوائٹ زبان سیکھ جاتا ہے اور ان کے رسم و رواج بھی اپنانے لگتا ہے اور آخرکار ان کا حصہ بن جاتا ہے۔ سلنا کو بطور نیا شیمن قبول کر لیا جاتا ہے۔ 4 سال بعد انگلینڈ میں ایک افسر شپس کی تلاش کے لیے ریسکیو مشن پر نکلتا ہے۔ جب وہ آرکٹک پہنچتے ہیں تو ایک انوائٹ شخص انہیں بتاتا ہے کہ اس نے ایک اجنبی کو دیکھا تھا جو ان کے سٹاف میں سے ہو سکتا ہے۔ یہ آدمی فرانسس ہوتا ہے مگر وہ خود کو ظاہر نہیں کرتا کیونکہ اب وہ انوائٹ لوگوں کا حصہ بن چکا تھا اور وہ انگلینڈ واپس نہیں جانا چاہتا۔ فرانسس جو کبھی رائل نیوی کا کیپٹن تھا اب آرکٹک کے انوائٹ قبیلے میں اپنی نئی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ وہیں رہ کر اپنی نئی شناخت کے ساتھ خوش تھا اور شاید اس نے ایک نیا خاندان بھی بنا لیا تھا۔ فلم کے آخر میں وہ خاموشی سے انوائٹ قبیلے کے بزرگ کی باتیں سنتا ہے جبکہ برطانوی آفیسر اس کی تلاش میں ہوتا ہے اور یہیں فلم اینڈ ہو جاتی ہے۔